न्यूज स्टेट के सर्वे में एमपी में कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल रही है। तो बता दें कि न्यूज स्टेट के सर्वे में मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी जीत रही है और वहीं कांग्रेस को एक सीट का अनुमान, यानी कि कांग्रेस मात्र एक सीट जीतती हुई नजर आ रही है। जो हालत उसकी उत्तर प्रदेश में है वही मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। न्यूज स्टेट के सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल रही है। एक सीट, वो भी छिंदवाड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, 10 सीट मिलने का अनुमान बीजेपी को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 सीट बीजेपी के खाते में। न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक सीट का अनुमान। न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नुकसान। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी नुकसान, उससे पहले 19 के चुनाव में भी नुकसान और 24 में भी नुकसान। एक सीट जो सर्वे एग्जिट पोल न्यूज स्टेट का बता रहा है, 10 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि एक कांग्रेस के खाते में। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों की बात, धीरेन्द्र सर, एक एक सीट कांग्रेस को, बाकी तो बीजेपी के खाते में, जो एग्जिट पोल कह रहा है। देखिए, जिस तरह से एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान भी मुद्दों को लेकर या विधानसभा की तरफ देखें तो साफ तौर पर दिख रहा था कि वहां एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी बेसिकली वहां सीधे तौर पर है। वहां जिस तरह विधानसभा चुनाव में सफाया किया और जिस तरह भूपेश बघेल की चुनाव प्रचार में, ये लगता है कि वो भूपेश बघेल को ओवररेटेड लीडर के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही थी। अगर आप देखें, आसाम का कभी इंचार्ज बनाया जाता था, कभी कहीं और। वो सिर्फ इसलिए था कि वो पार्टी के लिए जो फंड होता है उसका उस समय सृजन कर रहे थे, या उस सरकार में उन्होंने पूरी कोशिश की कि बीजेपी को वो ओवर शेडो कर सके। जो कांग्रेस का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उससे उलट वो पॉलिटिक्स करते हुए दिख रहे थे। वो ये कोशिश कर रहे थे, जिस तरह के पूरी पार्टी बीजेपी जिस तरह से एक अपनी लाइन बनाकर लीडरशिप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुनी जाती है पूरी रणनीति, भूपेश बघेल ने पूरी कोशिश की थी कि इस बार भी और पिछली बार भी, यानी विधानसभा का चुनाव जब हारे तब भी और अब भी ये लग रहा था। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ का नेचुरल पॉलिटिकल पिछले 2-4 चुनाव को देख लेते हैं तो ये देखते हैं कि किस तरह से वहां विधानसभा चुनाव से उलट लोकसभा चुनाव में भी पिछली बार यानी 19 के चुनाव में भी पूरी तरह से बीजेपी को ताकत मिली थी, बीजेपी के पास वोटें थी और सीट थी। उसी तरह से इस बार भी पार्टी ने न केवल विधानसभा साफ किया और एक साए के तौर पर एक नए आदिवासी चेहरे को वहां दिया था, और उसके बाद भूपेश बघेल मात खा गए। और अभी भी उनकी सीट देखना होगा, उनकी सीट का क्या रिजल्ट रहता है, लेकिन वो पूरे तौर पर वहां नहीं थे। जिस तरह का बदलाव मध्य प्रदेश में हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक पूरा खास जो सेक्शन उस तरह से होता है, चूंकि चुनाव में ग्राउंड से अलग रिपोर्ट होती है और ऊपर जो मीडिया के भी एक नए किस्म के मीडिया को आप सृजित होते हुए देखते हैं, जो और अपने आईडीए को ही पूरी जनता का मत बताकर वो बताता है। उस चुनाव से पहले भी आप देखेंगे कहा जा रहा था कि बीजेपी हार रही है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि इतने शानदार बहुमत के साथ बीजेपी वहां पहुंचती है। और जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है तो उसकी आड़ लेकर यह कोशिश की गई कि बीजेपी हार रही, जबकि मोहन यादव एक नए चेहरे के साथ वहां रखा गया। और एक पार्टी ये कर सकती है, इतना रिस्क ले सकती है नई लीडरशिप को देने के लिए, ये एक नई चीज वहां से दिखाई देती थी। और मुझे लगता है जनता ने उनके इस आइडिया को पसंद किया। और वो जो एक सीट की बात है, जो छिंदवाड़ा का एकदम, अब आप उसको छिंदवाड़ा तक जोड़ेंगे या राघोगढ़ पे ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे तो देखना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां वो एक सीट को भी रख पाएंगे। तो लिहाजा जो बीजेपी का जितने लंबे समय से मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिस तरह का रिश्ता है वो कंटिन्यू होता दिखाई दिया। कांग्रेस वहां तमाम कोशिशों और उसके बावजूद मतदाताओं के सर एक सवाल राजकुमार सर से, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। राजकुमार सर, जो अभी ये न्यूज स्टेट का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक कह सकते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, क्योंकि एक तरफ बड़ी दुकान बनाई गई, मोहब्बत की दुकान कही गई, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहा है। राजकुमार जी, आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल अरविंद जयतिलक जी आपसे। ये कहावत है ना कि आप फूलों को काट सकते हैं लेकिन बसंत को आने से रोक नहीं सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए 10 सालों तक समर्पित है,
वो एक दिन की छुट्टी नहीं लेता है, चाहे वह जो है सैन्य सरोकार का मसला हो, चाहे आर्थिक सरोकार का हो या सामाजिक सरोकार का हो। उसका एक अपना एजेंडा है कि भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाना है। देखिए, एक पूरे चुनाव में जो एक नैरेटिव बनाया गया कि या तो मोदी को हटाना है या तो मोदी को बनाए रखना है। पूरा मतदान जो है इसी रुख पर हुआ और देश की जनता ने साबित किया कि नहीं, मोदी जो है उपयोगी है, इनको बनाए रखना है। और उसी का जो है यह जो है आपको देखने को जो है सर्वेक्षण के तौर पे जो एग्जिट पोल आ रहा है उसको देखने को मिल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। राहुल गांधी जो है 2004 में संसदीय जीवन शुरू करते हैं और 20 साल के बावजूद भी एक चुनाव जिता पाना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में चाहे वो मोहब्बत की दुकान सजाएं या नफरत के बाजार को खत्म करने का दावा करें, लेकिन हकीकत क्या है यह देश की जनता अच्छी तरह समझती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कई राज्यों में जो है बीजेपी को लेकर के, सांसदों को लेकर के एक नाराजगी थी, लेकिन देश की जनता जो है सांसदों को नहीं देखी, बल्कि उसने जो है मोदी के नाम पर वोट दिया है और साफ तौर पे ये देश की जनता की पसंद मोदी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस तरह से नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, कभी फिर चुनाव नहीं होगा, फिर जो है ईवीएम का सवाल जो है देखिएगा, हो सकता है कि 4 तारीख को रोना शुरू हो जाए, लेकिन इन सब चीजों से देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता को जो है डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, हाशिए के लोगों को कपड़ा, रोटी, मकान चाहिए। तो ये स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के एजेंडे में है और उसको उन्होंने 10 साल में साबित भी किया है। सवाल उठता है कि आखिर एक नागरिक को जो जिसका संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, आखिर उसका भी तो अपना एक एजेंडा होता है ना। जब उसका एजेंडा प्रधानमंत्री के एजेंडा से मेल खाता है तो स्वाभाविक रूप से जो है उस पार्टी को जो है जो अपना चाहे वो संकल्प व्यक्त करे या न करे, लेकिन उसे अपनी सफलता की सिद्धि की तरफ बढ़ना देखने को मिलता है, जैसा कि आज की तारीख में देखा जा रहा है। बेशक जो है जो विपक्ष जो है एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है अरविंद जी, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि विपक्ष ने नैरेटिव फैलाने की कोशिश तो की है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने उसी पिच पर खेल लिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को गुजरात में क्लीन स्वीप का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को गुजरात में 26 सीटों का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में गुजरात में नहीं खुल रहा है कांग्रेस का खाता, यानी कि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। और वहीं हमने अभी पिछले जो सर्वे आपको दिखाए हैं, बात कर ले छत्तीसगढ़ की, बात कर ले कांग्रेस की, या माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश की, या बात कर ले हम उत्तर प्रदेश की, बीजेपी वहां पर एक एक सीट पर है। और वहीं गुजरात को अगर हम देख ले और उत्तराखंड को हम देख ले तो यहां पर खाता ही बीजेपी का नहीं खुल रहा है, माफ कीजिएगा कांग्रेस का नहीं खुल रहा है। राजेश, हालांकि गुजरात में क्लीन स्वीप का जिस तरीके से अनुमान न्यूज स्टेट के सर्वे में लगातार कहा, किन स्टेट में किस तरीके से बीजेपी मजबूत और किस तरह से कांग्रेस को झटका लग रहा है। राजस्थान की बात करें तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में 22 सीट का अनुमान, यानी कि यहां डेंट लग रहा है थोड़ा बीजेपी को। न्यूज स्टेट के सर्वे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 सीट जो कि विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस को उसके खाते में जा सकती है, तो एग्जिट पोल यही बता रहा है 22 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में। तो ये रहा गुजरात और राजस्थान का एग्जिट पोल। राजेश चौधरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एग्जिट पोल जिस तरीके से बता रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार, कहीं तो प्लीज दीजिए विपक्ष को खेलने के लिए ताकि राजनीति में भी मजा आए। देखिए, ये चुनाव की आप पूरे की स्थिति देखेंगे तो हमने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो पूरे विपक्ष की जो ताकत लगी वो 400 से रोकने के लिए लगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि वो जानते थे अपनी हैसियत क्या है, कितनी सीटें कांग्रेस को आने वाली, समाजवादी पार्टी को आने वाली, अन्य विपक्षी दलों को आने वाली। ये तो लड़ाई 400 के लिए थी कि एनडीए गठबंधन को 400 से रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। सरकार बनाने की लड़ाई इनकी नहीं थी, सरकार बनाने से रोकने की इनकी लड़ाई नहीं थी, ये 400 पे लड़ रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल के अंदर देश में परिवर्तन करके दिखाया, जिस तरह से गरीबों के घर में सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची, उससे ये लगता है कि जनता पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में जो आकर्षण है, जो जादू है, वो लगातार आज भी कायम है और लोगों की बड़ी अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी से है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से है। जिस तरह से
भ्रष्टाचार रहित शासन 10 साल चला और जिस तरह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक एक योजनाएं लागू हुई, उस सब पे भरोसा जनता का है। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से राजीव गांधी, उन्होंने कहा था 1 रुपया में दिल्ली से पहुंच भेजता हूँ और 15 पैसे पहुंचते। आज तो 1 क्लिक में डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खाते में सरकारी योजना जाती है। ये परिवर्तन जो देखते हैं ना लोग, उस परिवर्तन का ही परिणाम है कि हम 400 पार जाएंगे निश्चित रूप से। आपका जो एग्जिट पोल आ रहा है, इससे भी और ज्यादा सीटें हमारी आने वाली। और धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, अभी तक जितनी भी स्टेट्स के हमने एग्जिट पोल दिखाए हैं उसमें बीजेपी पूरी तरह से जीतती हुई नजर आ रही है। और अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस महज एक राजस्थान में 3 सीटें लेकर आई है, लेकिन उत्तराखंड में 0 है, गुजरात में 0 है, मध्य प्रदेश में 1 है, छत्तीसगढ़ में 1 है। इस हिसाब से लगता है कि बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, वो सही साबित होगा। खुद ही भरोसा नहीं था। 400 पार का नारा हो चाहे मोदी जी की गारंटी की बात रही हो, दोनों पूरे चुनाव के दौरान पहले चरण के बाद गायब हो गए थे। किस तरह से प्रधानमंत्री जी बुनियादी सवालों से भाग रहे थे, किस तरह से मटन, मछली और भैंस, पाकिस्तान और इस तरह की तमाम चीजों को लेकर के मुजरा तक प्रधानमंत्री जी आ गए, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किए गए सबसे ज्यादा कमजोर या खराब शब्दों का चयन था, जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में याद किया जाएगा। अब रही बात, हम आते हैं जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है। पहली बात तो एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल का सैंपल साइज क्या है, कितने लोगों से आपने पूछा है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जो वोटर है वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जिनको मनरेगा में 230 रुपए पर खटाते रहे और महंगाई के मार ने उनकी कमर तोड़ दिया। मजदूर विशेष रूप से, और किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस सरकार 10 साल में मजदूर बन गया। दूसरे किसान जिनकी आय दोगुनी करने का वादा करके मोदी जी सत्ता में आए थे, वो पूरी तरह नाराज बैठा था और परिवर्तन चाहता था। तो उसने परिवर्तन के लिए मजदूर, किसान, आधी आबादी और नौजवान जो विशेष रूप से जिनके रोजगार का वादा करके प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार समाप्त करने का नारा देकर के भ्रष्टाचार में जिस तरह आकंठ डूब गए, इन सारे सवालों को लेकर के जो गांव और गरीब जनता है, जो हो सकता है आपके सर्वे में उसका हिस्सा न रहा हो, न भाग लिया हो, क्योंकि मजदूर वर्ग और किसान वर्ग का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सोशल मीडिया से उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है कि धर्मेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त की 295 प्लस सीटें आएंगी। आपका अनुमान क्या कहता है इसको लेकर? नहीं, मैं बता रहा हूँ इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, तो जो हमारा अपना सर्वे है, जो हमने सर्वे कराया है, और एक अच्छे हेल्दी सैंपल साइज में हम 50 से अधिक सीटें क्लियर कट जीत रहे हैं। ठीक है, पहले तो सिंगल डिजिट में थे, तो इसको कहा जाए पूर्ण बहुमत के डबल डिजिट में, लेकिन पूर्ण बहुमत तो ट्रिपल डिजिट में, वो भी 300 के करीब, यानी कि 272 से प्लस की सीट मिलेगी तब सरकार। रतन बड़ी सर आपके पास आएंगे, लेकिन धीरेन्द्र सर, हम साउथ की बात करें, और साउथ में भी किस तरीके से देखा गया AIM, माधवी लता, साउथ को लेकर बीजेपी के क्या मुद्दे रहे जो ताकत इस चुनाव में मिली, या हम कहें कि उससे सीट हासिल कर लेगी, जो सर्वे बता रहा है? देखिए, साउथ में भी इस बार कांग्रेस, बीजेपी जो है अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएगी, ये सब लोग मान रहे थे। और अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो अन्नामलाई के चेहरे के तौर पर जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से उन्होंने लगातार हर एक कॉन्स्टेंसी जो है उसको कवर किया, पिछले साल से शुरू की यात्रा अनमक्कल, मेरी जमीन मेरे लोग, इस तरह से करके उनकी जो यात्रा शुरू हुई थी, उसका भी इम्पैक्ट देखने को उसी समय से उम्मीद लगाई जा रही थी। तो जो इस बार देख रहे हैं कि वहां सीट मिलती हुई दिख रही है, यानी तमिलनाडु में खाता खोलते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी गठबंधन 2 से 4 सीटों के करीब ले सकते हैं, ये बात है। उधर आप केरल में देखें, जो सबसे दुरूह माना जा रहा था वो किला, वो भी उसको इस बार वोट परसेंटेज बढ़ाते हुए 1 से 2 सीट की उधर भी दिख रहा है कि वहां वो जीत सकते हैं, चाहे वो त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, पथानेमट्टा जहां से अनिल एंटनी लड़ रहे थे, या फिर अलापुजा शोभा सुरेंद्रन है,
सुरेश गोपी त्रिशूर से लड़ रहे हैं। तो ये वो कैंडिडेट्स है जहां ये लग रहा था कि वो बदलाव की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो तेलंगाना है वहां आगे बढ़ती दिख रही है, कर्नाटक में नुकसान को रोक रही है, और अपने जो सीट है जो आंध्र प्रदेश है वहां सबसे मुझे लगता है कि उलट नतीजा दिख रहा है। जो 3 पार्टियों का एक गठबंधन बना था और उसमें बिल्कुल लास्ट तक लग रहा था कि गठबंधन होता है कि नहीं होता। बीजेपी ने लास्ट में अपने आप को संभाल कर और बहुत उसके बाद टीडीपी के साथ जो गठबंधन किया और पवन कल्याण के साथ, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उलटफेर करता हुआ दिख रहा है। और ये बीजेपी के उस जो कहा जा रहा था खासतौर से कांग्रेस या उस तरह की पार्टी, चूंकि वहीं से बच पा रही थी। अगर हम लोग कर्नाटक की उस जीत को देखें जहां की जेडीएस का वोट शेयर, मुस्लिम वोट शेयर पूरा कंप्लीट शिफ्ट कर गया था कांग्रेस की तरफ, वहां उस जीत के बाद देखें, फिर वो तेलंगाना में जीत के बाद तो ये यहां तक कि उसके लीडर्स ये तक की बातें करने लगे कि साउथ में अलग है, यहाँ अलग तरीका कल्चर है। और खास तौर से आपने सनातन को गालियां देते हुए सुना जो तमिलनाडु में, वो वोट के लिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सरकार बनाने के बाद जो सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ी खुशी ठीक है अग्रणी जी, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज स्टेट के सर्वे में एनडीए को बिहार में 31 सीट का अनुमान है। तो न्यूज स्टेट के सर्वे में इंडी गठबंधन को बिहार में 9 सीट का अनुमान है और इंडी गठबंधन के लिए थोड़ी राहत यहां पर देखने को मिल रही है। तो एनडीए को बिहार में 31 सीट जीतने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं इंडी गठबंधन को बिहार में 9 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि डेंट यहां भी बीजेपी को लगता दिखाई दे रहा है। 31 सीट बीजेपी के खाते में और वहीं इंडी गठबंधन के खाते में 9 सीट जो सर्वे बता रहा है हमारा। झारखंड की बात करें, झारखंड में जो न्यूज स्टेट का सर्वे, उसमें एनडीए को 12 सीट का अनुमान। इसके अलावा कांग्रेस प्लस यानी कि जो इंडी गठबंधन है 2 सीट। न्यूज स्टेट के सर्वे में झारखंड में एनडीए को बढ़त, यानी कि जहां बिहार में सीट कम हुई वहीं झारखंड में सीट बढ़ रही है। रतनमणि सर, बिहार और झारखंड आकलन क्या है? हाँ देखिए, बिहार और झारखंड ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावशाली तौर पर सत्ता में नहीं रही है। बिहार में जरूर जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता में रही है, लेकिन जेडीयू का अलग हो जाना, फिर मिलना, फिर अलग हो जाना, इसलिए वहां पर। और फिर झारखंड में बहुत सालों से भाजपा सत्ता पक्ष में नहीं रही है। तो इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाने के लिए और लोगों के बीच में अपने आप को एक विकल्प के तौर पे पेश करने के लिए मेहनत करनी पड़ी। और ये एक्सरसाइज मुझे लगता है दोनों राज्यों में बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूत हैं। वो उनके अंदर एक परिवारवाद का एक मजबूत असर है। जैसे झारखंड में जो सोरेन परिवार है वो, और बिहार में जो लालू यादव का परिवार है वो सत्ता से कई दशकों से जुड़े हुए हैं। तो उस पकड़ को कमजोर करना, तोड़ पाना बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं रहा है। और बिहार में तो जेडीयू के साथ की वजह से भाजपा सत्ता में रही कुछ सालों तक, लेकिन अपने दम पर सत्ता पे आ पाना अभी भी मुश्किल लगता है। तो मुझे लगता है जब तक वहां पर क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व को कमजोर नहीं किया जाता और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेताओं को एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत नहीं करती, तब तक पार्टी के लिए वहां पर अपने दम पे सरकार बना पाना मुश्किल है। क्योंकि वहां जो अभी परिवार के जो प्रतिनिधि हैं, जो सत्ता के दावेदार हैं और सत्ता में हैं, चाहे वो सोरेन हो या यहाँ पे तेजस्वी हो, वो वहाँ के लोगों के लिए फैमिलियर चेहरे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले राज्य के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे कि इन दोनों चेहरों के रूप में कोई विकल्प सामने रखें। बिल्कुल। और इसी के साथ धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी एक सवाल के साथ। देखिए,
इट कुड बी अ माइलस्टोन फॉर बीजेपी। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या आपके लोकसभा चुनाव 2024 की हम बात करें, जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है, इस चुनाव में देखा गया है किस तरीके से प्रेसिडेंशियल चुनाव की एक झलक देखी गई। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने तमाम जो 543 उम्मीदवारों की हम बात करें, कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति बौनी जरूर दिखाई देती है, लेकिन शायद किसी देश में ऐसा ना हुआ हो जहां पर लगातार एक चेहरे के तौर पर कोई एक राजनीतिक पार्टी इतने बड़े लोकतंत्र में आसानी से जीतती दिखाई दी हो। देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग चुनावी इतिहास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नेहरू वो जरूर शख्सियत रहे। लगातार 3 बार उन्होंने चुनाव जिताया, 52, 57, 62, और उनको जिताने के बाद लगातार जिताने का एक रिकॉर्ड था। उसके बाद कोई पार्टी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई। 67 में श्रीमती गांधी थी, फिर 71 में आती हैं, लेकिन फिर 75 में इमरजेंसी लगा के 77 में वो हारती हैं, 80 में वापसी करती हैं, 84 में अगली जो बीजेपी है, कांग्रेस है, वो 85 में लास्ट समय पे अपना बहुमत हासिल करती है। उसके बाद 89 में फिर जिस तरह से गठबंधन है, तो एक लंबे समय बाद और पूरी सरकार बनी जो अपने बहुमत से जब 2014 में बनाई, किसी एक पार्टी के बहुमत से बहुत लंबे समय बाद इस तरह का लोगों ने लगभग इस सरकार को देखा। उसके बाद से अगर आप देखें तो ये मोदी युग की शुरुआत कही गई 14 से, और इसको युग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये दूसरी बार इस देश में हो रहा है कि पूरी तरह से, हालांकि व्यक्तित्व आधारित चुनाव ही इस देश में होते रहे हैं, भले ही हम उनको हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो चुने गए सांसद हैं वो चुने, लेकिन चुनाव से पहले ही लोगों को मालूम होता है कि उनके पार्टी का चेहरा कौन होगा। ऐसा जरूर हुआ कि आप 89 में अचानक आए, वीपी सिंह उस वक्त चेहरा थे, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री चुने गए वो चेहरे, उनके नाम कभी इस तरह से लोकसभा चुनाव में लीडर के तौर पे नहीं थे। तो यही अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो जब भी बीजेपी आई प्रधानमंत्री मोदी से पहले, तो उस समय उन अटल बिहारी चेहरा हुआ करते थे, और 2009 में जब बुरी तरह हारी उस वक्त आडवाणी चेहरा थे। तो पार्टियां अपना चेहरा दिखाती हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये इतिहास के स्वर्णाक्षरों की तरफ बढ़ती हुई एक पार्टी की कहानी हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति उनको राज्यों में मिलने वाले वोटों से जस्ट 10 से 12% फीसदी जो मत है उनको बढ़ाकर पार्टी में जोड़ता है। और ये बात तीसरी बार साबित हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से उलट आपको यहां उन सीटों पर भी जीत हासिल हो रही है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में कहा गया कि 111 सीट उनके पास है, सपा के पास है, तो वो लगभग 22 सीटों के करीब बैठती हैं, तो उनको जीत कर, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जो अभी सर्वे भी बता रहा है, और जो उस समय एक आम फहम बात थी कि वो 8 से 10 सीटों से ऊपर संघर्ष की स्थिति में नहीं दिख रही। और बीजेपी ने जो जिस तरह कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जातियों को भी साधा है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी है, योगी का सुशासन भी है, तो ये सब कारण है कि आप लगातार रिपीट होते हुए देख रहे हैं। ये वाकई बीजेपी के लिए, अगर ये सर्वे और एग्जिट पोल 4 जून को ऐसे ही निकलते हैं, क्योंकि कमोबेश सभी सर्वे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसमें एक नई कहानी होगी, एक नए लीडर की कहानी होगी जो प्रधानमंत्री नेहरू के बाद इतिहास में अपनी धमक को दर्ज। धीरेन्द्र सर, और भी राज्यों की बात कर लेते हैं, हालांकि साउथ की बात कर रहे थे तो साउथ का भी नंबर आ गया। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को कर्नाटक में 16 सीट का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में जेडीएस को कर्नाटक में 2 सीट का अनुमान, वहीं कांग्रेस को कर्नाटक में 10 सीट का अनुमान। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 16, जेडीएस को 2। वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को 10 और अदर्स को इस समय 0 दिखाई दे रही है। अगर बात एग्जिट पोल की जाए, सर्वे की जाए, कुल मिलाकर बीजेपी की ओर से साउथ के लिए जिन बिंदुओं पर काम किया गया, अपने भाषणों में जिस तरीके से भारत के दक्षिणी हिस्से का जिक्र किया जाता है, या दक्षिण के लोगों को साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात करते दिखाई दिए, वो इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। और न्यू स्टेट के सर्वे में बीजेपी को ओडिशा में भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। न्यू स्टेट के सर्वे में बीजेपी को 14 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान। तो सर्वे में कांग्रेस को महज 1 सीट का अनुमान है। ओडिशा में भारी बढ़त, बीजेपी को सर्वे में न्यूज स्टेट के 14 सीटों का अनुमान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक राज्य की स्थिति
सर्वे के हिसाब से क्या वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक सीट ओडिशा में कांग्रेस के खाते में, जबकि बीजेपी को भारी बढ़त 14 सीट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, न्यूज स्टेट के सर्वे में तमाम राज्यवर हम आपको ये बता रहे हैं किसको कितनी सीटें मिल रही है राज्य के अकॉर्डिंग। और वहीं बात अगर ओडिशा की हम करते हैं तो बीजेपी को 14 सीटें, और वहीं अगर बात बीजेडी को करें तो यहां पर 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को महज 1 सीट मिलती यहां पर दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अदर इस समय शून्य पर नजर आ रहा है। और इसी पर एक सवाल धर्मेंद्र जी, उधर चेहरा था इधर चेहरा नहीं, कहा जा रहा था कि बाराती तैयार है दूल्हा नहीं, कहीं उसी का असर तो नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, जो सर्वे इस तरह के दिखा रहे हैं उसका मूल कारण यही, आप सही जगह पर सही प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, भारत की खूबसूरती है, भारत का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, संसदीय प्रणाली, उसमें सांसद जनता चुनती है और चुने हुए सांसद अपना नेता चुनते हैं और वो देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है। ये मूल कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मोदी जी के चेहरे के साथ लड़ रहे थे। और मैंने पहले कहा, शहरी वोटर और जो इस तरह के लोग हैं जो सोशल मीडिया और सर्वेज में ज्यादा हिस्सा लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादातर लोग जुड़े। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो मतदाता है, जो हमारा पीडीए गठबंधन, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ और हिंदी बातें परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, तो हमारा गठबंधन, हमारा जो मूल वोटर था, जो पीडीए, जिसकी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बात करते थे, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, अल्पसंख्यक की, आधी आबादी की, और जो अगड़े पिछड़ गए हैं मुख्य धारा में नहीं आ पाए, वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर, ज्यादातर सर्वेज में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। ये जो आपके सर्वे आ रहे हैं, मैं इस पर कोई उंगली ठीक है, आप झुटला सकते हैं, आपका हक है, क्योंकि आपके पक्ष में चीजें नहीं है, बेहतर नहीं है, आप झुटला सकते हैं इसे। एक तो अगर सैंपल साइज क्या है ये हमको पता होता और किन एरिया में लिया, जैसे आपका सैंपल साइज हमें नहीं पता कि 295 से ज्यादा, वैसे आपको कहां से पता चलेगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ, हमने अपने लोगों को अपने हिसाब से हमने सर्वे जो कराया, हमारा प्रयास ये था कि ग्रास रूट पर पहुंचकर हर बूथ के लोगों को लेकर, चलिए, कुल मिलाकर आपका ये दावा है और इसी दावे के साथ मैं एक सवाल यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगी अरविंद जय तिलक जी से। अरविंद जी, आपसे मेरा ये सवाल, INDIA की ओर से मुद्दे उठाए गए तो एनडीए ने अपने मुद्दे रखे, और इन चुनावों में हमने देखा कि ये जो मुद्दे थे बिल्कुल अलग दिशा में जाते दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। तो क्या ये कहा जाए एग्जिट पोल के आधार पर कि बीजेपी के तमाम जो मुद्दे थे, चाहे मुस्लिम आरक्षण की हम बात करें, सनातन को लेकर हम बात करें, राम मंदिर को लेकर हम बात करें, या विकास या मोदी के नाम पर हम बात करें, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है? बिल्कुल, देखिए, वो कहते हैं ना कि झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है। आप कितना झूठ बोलेंगे? एक व्यक्ति जो है लगातार काम कर रहा है, लोगों तक जो है उसके काम जो है पहुंच रहे हैं, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, 80 करोड़ लोगों को भोजन देना हो, शौचालय देना हो, आवास देना हो, जो चीज आंखों देखी है आप उसको कैसे झुठला सकते हैं? आप अपने गफलत में पड़े रहिए, या आपकी यह बीमारी है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। लेकिन देश की जनता को जब मूल्यांकन करने का वक्त आया, 5 साल के बाद जो अपना निर्णय सुनाने का वक्त आया, तो वह भली भांति जो है अपना मूल्यांकन की है। इस राष्ट्र का जो सिराजा है, वैश्विक स्तर पर क्या है उसको भी देखिए। अर्थव्यवस्था को लेकर के जो उसकी अपनी एक सोच है वो भी सामने आया है। आस्था का जो सवाल है वो भी उसके सामने रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा था, चाहे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर का सवाल हो, हिंदू जनमानस को जो है उसको लेकर के जो उसका अपना एक अलग नजरिया रहा है, उसको उसने साबित किया है, सिद्ध किया है। एक राजनीतिक दल से इससे अधिक आप क्या कर सकते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात की, जब पूरे देश में स्वीकार्यता दक्षिण के किले में जब उसकी भारतीय जनता पार्टी की अपनी पहुंच बन रही है, वह भाषाई तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे राज्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा भी कि किस तरह काशी तमिल संगमम के जरिए प्रधानमंत्री जो भरसक प्रयास किए कि जो एक दुराव जो है कांग्रेस पार्टी उत्तर और दक्षिण का। ठीक है अरविंद जी, आप साउथ की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की बात कर ले, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या कुछ है वो सर्वे के जरिए हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में किसके खाते में कितनी सीट जा रही है। तो एनडीए को महाराष्ट्र में 27 सीट मिलने का अनुमान है, न्यूज स्टेट का ये सर्वे बता रहा है। इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र में 21 सीट सर्वे के मुताबिक। तो ये आप देख सकते हैं, अगर बात महाराष्ट्र की करें, बीजेपी 27, कांग्रेस 21 और अदर्स 0, यानी कि अन्य को 0 सीटें यहां पर मिलते दिखाई दे रही है।
अब महाराष्ट्र की बात करें, राजनीतिक दलों का जिस तरीके से घालमेल यहां पर देखा गया सत्ता के लिए, वहीं कुल मिलाकर वैसा ही कुछ यहां लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर जो है वो लोकसभा चुनावों में नजर आ रही है, क्योंकि यहां के जो मुद्दे थे वो बेहद अलग। और न्यू स्टेट के सर्वे में बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका। न्यू स्टेट के सर्वे में बंगाल में बीजेपी को 19 सीट का अनुमान। तो न्यूज स्टेट के सर्वे में बंगाल में टीएमसी को 22 सीट का अनुमान है। 19 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 22 सीट टीएमसी के खाते में। कांग्रेस को यहां झटका, तो बंगाल में कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि यहां गठबंधन लड़ाई लड़ता नजर नहीं आया था, अलग अलग लड़ाई लड़ी गई, कांग्रेस अकेले, टीएमसी अकेले। तो 22 सीट टीएमसी के खाते में, जबकि 18 सीट बीजेपी के खाते में। राजेश चौधरी जी हालांकि ये मानने के लिए तैयार नहीं, धर्मेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आज नहीं मान रहे हैं तो 4 जून को कैसे मानेंगे? फिर तो ईवीएम की बात भी होगी, ईवीएम को भी नहीं मानेंगे। राजेश जी आवाज नहीं आ रही है। रतन मणि सर, हालांकि हर बात को झुटला देता है, जिसके पक्ष में जाए तो वाह वाह, नहीं जाए तो वाह वाह। अगर हम महाराष्ट्र और बंगाल की बात करें तो ये स्थितियां क्या बताती हैं? एक समुद्र का दूसरा छोर और एक समुद्र के दूसरे छोर पर महाराष्ट्र और बंगाल, एक हिंद महासागर के पास, एक प्रशांत के करीब। देखिए, महाराष्ट्र का पिछले कुछ सालों का जो राजनीतिक डेवलपमेंट है वो हम सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस के अलावा जो इंटैक्ट बची हुई है। और इसके अलावा जो 2 क्षेत्रीय दल थे, शिवसेना और एनसीपी, उसमें डिवीजन हुआ, 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा एक तरफ आया और एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में हम देखें तो 6 पार्टियां, या 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस, ये वहां पे मैदान में थी और अलग अलग समूह बना के। तो वोटर के सामने एक ऊहापोह की स्थिति थी कि वो किसको सही माने, कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है और कौन सी एनसीपी असली एनसीपी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दल के तौर पर उभर के आई जो कि जैसी पहले थी वैसे ही आज भी है। देवेंद्र फडणवीस एक चेहरा थे, वो आज भी हैं, और नितिन गडकरी और इस तरह के तमाम सारे लोग जो पार्टी के बड़े चेहरों में से थे, वो अभी भी पार्टी के साथ मजबूती से एक प्रचार में लगे रहे। तो इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने जिस तरह से शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाला जो फैक्शन है उसके साथ मिलकर सरकार चलाई थी, उसका हो सकता है कोविड के दौरान जो असर था वो अब तक लोग भूल चुके हों, लेकिन उसके बाद जिस तरह के एक पॉलिटिकल एक स्टैंड चेंज होता रहा कांग्रेस का और शिवसेना का अपने पुराने जो स्टैंड थे उसके विपरीत, तो लोगों में इन दोनों पार्टियों के प्रति जो धारणा है वो थोड़ी बदली है, जिसका फायदा जो आज की शिवसेना है, शिंदे वाला जो फैक्शन है वो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाले अजित पवार का जो एनसीपी फैक्शन है, उसको इसका फायदा सर थोड़ा जल्दी में बंगाल, क्योंकि और भी राज्य बचे हुए हैं। हाँ, और बंगाल की बात करें तो ये बात सही है कि बंगाल में ममता बनर्जी का जो एक प्रभुत्व है, जो एक पकड़ है वहां के लोगों पर, और एक लोकल नेता होने के नाते, जुझारू और एक लड़ाका नेता होने के नाते वो अपील उनकी अभी भी बनी हुई है। लेकिन संदेश खाली को लेकर, प्रदेश में जो एक तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है उसको लेकर, और लोगों ने जो 10 साल 15 साल में जिस तरह की उम्मीद उनको ममता बनर्जी की सरकार से थी, उसका कोई फल वहां जमीन पे होता हुआ नहीं दिखता। वेस्ट बंगाल की जो लिविंग कंडीशंस है, वहां के समाज की कंडीशन है, वहां के उद्योगों की कंडीशन है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ये तो देखा भी गया है बंगाल में जो चुनावी हवा है, मुद्दों की हवा है, वो अलग ही रहती है। और बात अगर बंगाल की जाए तो वहां पर राजनीतिक दल कुछ अलग तरीके से मेहनत करते भी दिखाई देते हैं। आपके पास हम लौटेंगे और इसी के साथ बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं। न्यूज स्टेट पर लगातार हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं और न्यूज स्टेट पर जम्मू कश्मीर का सर्वे क्या कहता है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 सीट का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान, यानी कि 370 काम कर गया बीजेपी के लिए। 3 सीट मिलने का अनुमान अन्य को, और वहीं ये आपको आंकड़ा बता रहे हैं बीजेपी
के खाते में 2 सीट। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग यहां पर ये पूरा आंकड़ा एग्जिट पोल का कश्मीर से निकलकर सामने आया है। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी देखिए, यहां पर बीजेपी की ओर से जो मेहनत की गई है वो कहीं ना कहीं रंग लाती दिखाई दे रही है। 370 की अगर हम बात करें या फिर बाकी मुद्दों की हम बात करें, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये एग्जिट पोल यहां पर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि तमाम कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगते नजर आए हैं बीजेपी पर, उन्हें जनता ने सिरे से नकार दिया। देखिए, पूरी तरह से कुछ चीजें ऐसी रही हैं इस पूरे चुनाव में, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, जिस पर विपक्ष कहीं भी कोई प्रॉपर तरीके से जनता के साथ एक संवाद करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि 370 को लेकर पूरे देश में जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह हटाने को लेकर, वो एक अलग चीज थी, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जनता के मिजाज को समझने में विफल रहती है। उनमें से एक मुद्दा ये भी है कि कश्मीर को लेकर लगातार बाकी देश का हिस्सा, क्योंकि जो लौटते हैं वहां से शव, जिस तरह से तिरंगे में लिपटकर बलिदानियों के शव आते हैं, वो गांव से निकले हुए नौजवान होते हैं। हर घर में, हर एक राज्य में वो पहुंचे हैं तिरंगे में लिपटे हुए शव जवानों के, जिनको उनके माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस देश की रक्षा के लिए खड़ा किया। 370 एक ऐसी हर्डल थी जिसको लेकर ये देश हमेशा से सोचता रहा कि आखिर वहां क्यों इस तरह की चीजें हैं, 2 विधान, 2 संविधान, 2 कानून, इस तरह की चीजें, 2 प्रधान। उसका एक जो नारा है, सिर्फ ये एक नारा नहीं है, मैं इसको बीजेपी के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार 2009 से वहां के इलेक्शंस भी कवर करता रहा हूं, चाहे वो टेररिज्म का दौर भी रहा हो, तमाम चीजों पर वहां वाकई एक, चूंकि कुछ गन जो है ये तय कर रही थी आखिर क्या बोलना, और अगर पाकिस्तान का कोई एजेंडा वहां लागू होता है तो उस पर भी लोग सवाल करते थे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज है अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि 370 एक वो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को, मुझे लगता है, मुंह की खानी पड़ी है। वहां उस पार्टी को कुछ मिलना नहीं है, और चूंकि घाटी में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा था, बीजेपी ने उसमें कोई कैंडिडेट भी नहीं दिया, जम्मू रीजन में वो जीत रहे हैं। और घाटी में जो लड़ाई थी, आप ये देखिए, जब किसी ने ये कहा कि 370 हटाने पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा घाटी में, किसी ने कहा कि खून की नदियां, या किसी ने कुछ और कहा, और कुछ नहीं हुआ। आज आप आराम से लाल चौक पर तिरंगे जो लगे हुए उनके साथ, हालांकि और भी राज्य हैं जिनका सर्वे बताएंगे, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी, संक्षेप में कहिए, क्योंकि हरियाणा की भी स्थिति हम बताएंगे दर्शकों को। देखिए, हमें जो है 2-3 बातें कहनी है, 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, यहाँ से अभी अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में, ठीक है सर, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा, 4 जून को बैठेंगे, तफसील से इस पर बात करेंगे। जो आपके दावे हैं वो हकीकत में तब्दील है, जो सर्वे कह रहे हैं वो हकीकत में तब्दील। हरियाणा की बात कर ले, दर्शकों को बता दे, सर्वे बता दे दर्शकों को, हरियाणा में बीजेपी को थोड़ा नुकसान। न्यूज स्टेट के सर्वे में हरियाणा में बीजेपी को 7 सीट मिलने के आसार हैं, यानी कि यहां कांग्रेस को फायदा है। 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा रहा है, जो सर्वे अभी तक न्यूज स्टेट का बता रहा है। तो न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को हरियाणा में 3 सीट का अनुमान है। पिछले लोकसभा चुनावों से यहां पर बढ़त जरूर देखी जा रही है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में जो सबसे ज्यादा मुद्दा हावी रहा है वो रहा है किसान आंदोलन का। तो अरविंद जय तिलक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले, अगर बात हरियाणा की जाए, विधानसभा चुनावों में भी ये चीजें दिखाई दी है कि बीजेपी कुछ ऐसे बिंदु थे जहां पर कमजोर होती दिखाई दी है। और ऊपर से जो किसानों का मुद्दा था, पंजाब और हरियाणा के लिहाज से हम बात करें तो हरियाणा में बहुत ज्यादा इसकी तपिश देखी गई। क्या उसका खामियाजा यहां पर बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है? अरविंद जी, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? धीरेन्द्र सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, यही जो शिखा ने सवाल किया, हाँ वही सवाल। मैं ये धर्मेंद्र जी अगर हैं तो उनसे नहीं है सर, वो हरियाणा की बात कीजिए, वो नहीं है। तो हरियाणा एक ऐसी जगह है जहां आपको
जातीय राजनीति की बहुत कुछ वहां आता है स्पेल। अगर आप लगातार वहां कोशिश करते हैं, देखते हैं कि जातियों का गठबंधन किस तरह होता है। अगर आप किसान आंदोलन के समय देखें तो जो पूरा जाट बाहुल्य क्षेत्र था उसमें किसान आंदोलन के साथ खड़े होने की पूरी एक वहां एक लड़ाई थी। वो लोग खड़े हुए और उन्होंने इस पूरे अगर चुनाव को देखें तो उसमें मनोहर लाल खट्टर को भी जिस तरह से बीजेपी ने बदला है, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा सही सा डिसीजन था उस वक्त, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर बहुत प्रभावी नहीं थे। वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनका राज्य में प्रभाव नहीं दिखता था। नायब सिंह सैनी को लाया गया लेकिन देर से लाया गया, यानी जो एक अनिल विज की नाराजगी हुई। तो ये जब चुनाव के वक्त ये चीजें होती हैं, ठीक चुनाव से पहले होती है, तो कई बार अनस्टेबल होता है वो स्टेट इस तरह से। तो मुझे लगता है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा, उनकी पूरी ताकत जिस तरह से कांग्रेस में लगी, वो एक दिखी कि वो आ रहे हैं। ऐसा जरूर लग रहा था चुनाव से पहले भी, क्योंकि जेजेपी के साथ जिस तरह से सरकार चली थी, जेजेपी फिर सरकार से पहले छोड़ के गई, तो एक अलग तरीके से दिग्भ्रमित जो है मैसेज बीजेपी की तरफ से जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जरूर ऐसा था कि वो इस नुकसान को भी रोक पाने में कामयाब हुआ, यानी ये बड़ा भी हो सकता था। और भी सर्वे बता दें साउथ के धीरेन्द्र सर, तमिलनाडु, आंध्र और इसके अलावा गोवा की बात कर ले तो तमिलनाडु की बात करें, जो सर्वे है 36 सीट तमिलनाडु की। न्यूज स्टेट के सर्वे में तमिलनाडु में 2 सीट मिलने का एनडीए का अनुमान है, जबकि 1 सीट का अनुमान अन्य की खाते को लेकर है। तो न्यूज स्टेट के सर्वे में तमिलनाडु में अन्य को 1 सीट का अनुमान है और इंडी गठबंधन को तमिलनाडु में 36 सीट है। न्यूज स्टेट के सर्वे में एनडीए को तमिलनाडु में 2 सीट का अनुमान। इसके अलावा तेलंगाना की भी बात करना यहाँ बेहद जरूरी है। तेलंगाना का हाल क्या है वो आपको बता दें। सर्वे में 9 सीट का अनुमान